हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के डेफिनेशन में कहा जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब हम डिफरेंशिएशन में देखते हैं डेफिनेशन क्या बताया गया था। डिफरेंशिएशन में डेफिनेशन बताया गया था कि एक कोई फंक्शन हो उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, इसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब अगर एक कोई फंक्शन हो उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, इसे डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। और रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन की मीनिंग उन डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्ट करके ओरिजिनल फंक्शन को बना दें, इसे इंटीग्रेशन कहना चाहिए। तभी तो रिवर्स प्रोसेस पूरा हुआ। लेकिन आप जरा थोड़ी देर के लिए थिंक करें कि अगर एक कोई पार्ट है, एक कोई फंक्शन है, इसे हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। हमने मान लो 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिफरेंशिएशन हो गया। उन 10 पार्ट्स को कलेक्ट करके अगर इसी ओरिजिनल फंक्शन को बनाया जाए तो इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट उतना ही बड़ा फंक्शन बन पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि हर पार्ट में जो डस्ट निकलेगा वो हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब हम कंप्लीट फंक्शन को बनाएंगे तो फंक्शन की साइज छोटी हो जाएगी। इसका आप एग्जांपल यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी का फ्रैक्चर होता है और बोन दो पार्ट में ब्रेक होता है, तो डॉक्टर जब दोनों बोन मिलाते हैं तो एक रॉड यूज करते हैं। आपने ये सुना होगा। रॉड इसलिए यूज करते हैं डॉक्टर की साइज छोटी ना हो। बोन दो पार्ट में ब्रेक हुआ फ्रैक्चर में, तब भी डॉक्टर मिलाते समय रॉड यूज कर रहे हैं। यहां तो 10 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है इसे, तो यहां कितने लंबे रॉड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसीलिए इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स बता दिए जाते हैं। क्यों? जरा समझो ध्यान से। फंक्शन को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, डिफरेंशिएशन में 10 पार्ट्स को कलेक्ट करके फंक्शन को हमने बनाया। एरर्स कुछ ना कुछ आएगा। यह भी तो पॉसिबल था कि हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन अब यह कहा जाए कि 4 पार्ट्स को कलेक्ट करके ही फंक्शन को बनाओ, तो इसमें एरर तो अब हमने मेंशन किया ही नहीं। एरर तो होना ही नहीं चाहिए। आप जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं। 4 पार्ट्स को कलेक्ट किया, फंक्शन बना दिया, क्योंकि जिसने कहा 4 पार्ट्स में कलेक्ट करके बनाओ वो ऑलरेडी जानता है कि 4 डिफरेंट पार्ट्स हो चुके हैं या कुछ डिफरेंट पार्ट्स हो चुके हैं, उसमें से 4 पार्ट्स को कलेक्ट करके फंक्शन को बनाना है। तो मैटर ये नहीं करता कि उसमें एरर्स कितने हैं। जिसने कहा वो ये जानना ही नहीं चाहता कि एरर्स कितने हैं। लेकिन जब सभी पार्ट्स को कलेक्ट करके बनाया जाता है तो उसमें अंडरस्टूड है एरर्स होगा ही होगा। इसीलिए इंटीग्रेशन के 2 टाइप्स बता दिए जाते। एक तब जब सारे पार्ट्स को कलेक्ट करके फंक्शन को बनाने के लिए कहा जाए, और दूसरा तब जब कुछ पार्ट्स को कलेक्ट करके फंक्शन को बनाने के लिए कहा जाए। तो अब इन दोनों को 2 नाम से जानते हैं। पहले को कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरे को कहा जाता है डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट मीनिंग सभी पार्ट्स को कलेक्ट करके फंक्शन को बनाने के लिए कहा जाएगा, और डेफिनिट की मीनिंग किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में उस फंक्शन को बनाने के लिए कहा। यही है इन दोनों में डिफरेंस। अब जरा डेफिनेशन के बेस पर हम वेरिएबल्स को देखते हैं कैसे वर्क करेगा। क्या कहा गया डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में बनाने के लिए? रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब जरा देखो ध्यान से। एक कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया 5x। एक किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? 5x। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 5x का इंटीग्रेशन fx होना चाहिए। डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 5x का इंटीग्रेशन fx होना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन में हम जरा ये देख लें कि कौन क्या होता है। डिफरेंशिएशन में कौन क्या होता है, जरा देखें। डिफरेंशिएशन में d बताता है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव। d जब राइट साइड में गया तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब लेफ्ट साइड में d नहीं रहा। डिवीजन फॉर्म का जो dx है, ये जब RHS में गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहां लिख दिया गया, dx यहां से भी गायब हो गया। इसके मीनिंग हमने यहां क्या पाया? हम यहां क्या पा रहे हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। 5x dx इक्वल्स टू fx, यही तो हमें मिला। ठीक है, तो अब जरा देखो रिवर्स प्रोसेस पूरा तो हो गया, लेकिन
इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन में कोई इंटरवल गिवन नहीं है। कोई इंटरवल गिवन नहीं है, इसकी मीनिंग क्या है कि सभी पार्ट्स को कलेक्ट करके आप फंक्शन को बनाना चाहते हैं। इसकी मीनिंग ये इनडेफिनिट इंटीग्रल हुआ, और इनडेफिनिट इंटीग्रल के आंसर में प्लस सी लगा देते हैं। प्लस सी जिसे आर्बिट्री कांस्टेंट कहा जाता है। ये उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से फ्रैक्चर में रॉड यूज करता है, जो डॉक्टर यूज करता है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी सी दिया गया है तो हम ये सी के जगह पर C1 या C2 लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सी के जगह पर कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपको यह मेंशन करना होगा कि वह आर्बिट्री कांस्टेंट है। जैसे आपने सी के जगह पर लिख लिया के, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा वेयर के इज आर्बिट्री कांस्टेंट। सी के केस में कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो हुआ इनडेफिनिट इंटीग्रल। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5x dx, और यहां कर दिया जाए 1 to 4। अब देखो, ये फंक्शन जो हमें इंटीग्रेट करना है वो 1 to 4 के बीच में करना है, इस इंटरवल के बीच में करना है। जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में करते हैं तो इसे हम डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो ये आपको डिफरेंस पता चल गया कि कब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन इनडेफिनिट है, कब पता चलेगा डेफिनिट है। ठीक, डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आगे आपको मैं बताऊं। अभी हम इनडेफिनिट पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें आपको इस इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला। अगर ये आपने सीख लिया, आप ये श्योर रहे इंटीग्रेशन चैप्टर आपको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व आपसे हो जाएंगे, सभी मेथड्स आपके समझ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से आप देखेंगे। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे, जब भी आप वीडियो देखें, पॉज करें, नोट डाउन कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करके देख लें। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे और आपकी ये समझ में भी आता रहेगा। और जब चाहेंगे तब आप इसके नोट्स से आपकी रिवीजन होती रहेगी, करते रहेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से आप देखना, जीरो लेवल से ही मैं चल रहा हूं। मैं आगे कुछ आपको बताऊं उससे पहले एक स्टेटमेंट आपको जान लेना चाहिए। डिफरेंशिएशन में हम दो वेरिएबल्स यूज करते थे, एक x और दूसरा y। इंटीग्रेशन में हम केवल एक ही वेरिएबल यूज करें, और वह वेरिएबल कौन सा होगा? जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे वही वेरिएबल केवल माना जाएगा और सभी कांस्टेंट टर्म। जैसे यहां मैंने लिख दिया p, या कुछ भी मैं लिख दूं, और यहां मैंने लिख दिया dx, तो इसकी मीनिंग वेरिएबल केवल इस क्वेश्चन में x है और सभी क्या है? कांस्टेंट टर्म। दूसरे किसी एग्जांपल में अगर यहां मैंने कुछ भी लिख दिया और यहां लिख दिया dy, इसकी मीनिंग इस क्वेश्चन में y वेरिएबल केवल कंसीडर होगा और सभी कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल। ठीक, आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? और जैसा मैंने आपको बताया कि जब इंटीग्रेशन के साइन में कोई इंटरवल ना दिया जाए तो वह इंडेफिनिट कहा जाता है, और उसी पर बेस्ड अभी हम सभी सीखने वाले हैं, क्योंकि डेफिनिट आगे है, इंडेफिनिट में आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले प्रॉपर्टीज। साइन ऑफ इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस f2x इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन f1x प्लस माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन f2x। इसकी मीनिंग क्या है? अगर कई फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ दिए जाएं और उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया हो, तो सभी फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस या माइनस जो भी साइन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। एक बार फिर समझ लें, अगर कई फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन के साथ दिए गए हों तो सभी फंक्शंस को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, प्लस या माइनस जो भी साइन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, k इंटू एफ एक्स इक्वल्स टू k साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई फंक्शन दिया गया हो तो कांस्टेंट टर्म को अलग करेंगे और फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे। एक बार फिर सुन लें, अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ कोई फंक्शन दिया जाए तो कांस्टेंट टर्म को अलग करें और उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर लें।
अब हमें कैसे पता चले कि वो कांस्टेंट टर्म है या वेरिएबल है? मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर यहाँ x लिखा हुआ है dx में x ही है तो वेरिएबल x माना जाएगा और सभी कांस्टेंट टर्म माने। y होता dy होता तो y वेरिएबल माना जाता और सभी कांस्टेंट टर्म। फॉर्मूलेज ऑन इंटीग्रेशंस, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलेज के बेस पर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ध्यान दें, अभी मैं प्लस सी इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हैं, ये फॉर्मूलेज हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो प्लस सी हमें लिखना ही लिखना है। n is a constant term. A raised to power x dx, a raised to power x divided by log a. A is a constant term. E raised to power x dx, e raised to power x, 1 by x dx equals to log x. अच्छा, जो फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं ये सभी रिवर्स अप्रोच को सेटिस्फाई करते हैं। आप किसी का भी आप चेक करके देख लो, जो मैं राइट साइड लिख रहा हूं राइट साइड वाले का डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड वाला फिगर आ जाएगा। चेक करके आप देख लो, log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 by x ही आएगा किसी भी पार्ट का। ये देखो a रेस्ट पावर x डिवाइडेड बाय log a, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो a रेस्ट पावर x ही आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पार्ट का तभी तो रिवर्स प्रोसेस सेटिस्फाई होता है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 dx का होता है x, 1 dy का होता है y, 1 dz z। नेक्स्ट साइन x dx माइनस cos x, cos x dx sin x, sec स्क्वायर x dx tan x। अब देखें लर्न करने का ट्रिक क्या है, tan x का होता है sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है tan x का sec स्क्वायर x, उसके बाद क्या होता है sec x का क्या होता है sec x tan x, sec x tan x। तो अब यहां हम क्या लिखेंगे sec x tan x dx इक्वल्स टू क्या होगा sec x। नेक्स्ट cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे cosec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस cot x। फिर क्या होता है cot x का cosec स्क्वायर x और cosec x का क्या होता है cosec x cot x, ये तो होता है ना। तो अब यहां लिख देंगे cosec x cot x dx इक्वल्स टू माइनस cosec x। ठीक है, नेक्स्ट इनवर्स का फॉर्म देख लें। एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिगो हो गया, अब इनवर्स का फॉर्म देख लें। साइन इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां आप लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स x माइनस साइन के साथ लिख दिया जाता है, तो यहां आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का यह होता था माइनस साइन के साथ, तो हमने उल्टा कर। ठीक है, tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां आप लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू tan इनवर्स x और dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस कॉट इनवर्स x। नेक्स्ट सेक इनवर्स x का होता है 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहां लिख लेंगे आप dx डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू सेक इनवर्स x
dx डिवाइडेड बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं जो आप इंटीग्रेशन में यूज करने वाले हैं। 1 बाई 1 देखें इसे, सभी का एक्सप्लेनेशन भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फार्मूलेज देख लें। और सबसे पहले फार्मूला बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस कितने टाइप्स के बनते हैं। ये मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताया था, एक बार फिर यहां भी समझ लें। एल्जेब्रिक फॉर्म, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? एल्जेब्रिक फॉर्म होते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और लॉगरिथमिक फॉर्म, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, और इनवर्स फॉर्म। एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन। एल्जेब्रिक क्या होता है? जिसमें बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट हो, जैसे 2x या एक्स स्क्वायर या एंड सो ऑन। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? इसका उल्टा, जब बेस कांस्टेंटम पावर वेरिएबल। अब बेस कांस्टेंटम दो तरह से हो सकता है, एक तो कांस्टेंटम डायरेक्ट हो, दूसरा ई हो। ई के फॉर्म में भी होता है ये, जैसे 2 रेस्ट पावर एक्स या ई रेस्ट पावर एक्स। इसके 2 टाइप्स बनते हैं एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक, लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग 3x, इस तरह से। ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक के साथ होता है। और इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो। तो ये हमें इतने टाइप्स के फार्मूलेज चाहिए इंटीग्रेशन में यूज करने के लिए। अब देखें, एक्स रेस्ट पावर एन, एन इज ए कांस्टेंट टर्म। मैं हर एक का अभी एक एक एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम आगे। पावर में एक्स के जो भी आपको दिया जाए उस पावर में 1 ऐड करें और वही फिगर डिवीजन फॉर्म में लिख दें। जो भी दिया जाए, मैटर ये नहीं करता क्या है। मान लो किसी क्वेश्चन में दिया गया एक्स रेस्ट पावर 3 dx, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? एक्स रेस्ट पावर 3 + 1 और वही फिगर नीचे भी लिख दें, प्लस सी। प्लस सी क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अब सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स पर पावर 4/4 प्लस सी हो गया। मैटर ये नहीं करता कि पावर क्या है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। मान ले किसी क्वेश्चन में कहा गया एक्स dx, अब x मींस अंडरस्टूड है x रेस्ट पावर 1, तो क्या होगा? x रेस्ट पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये तो हुआ फर्स्ट फार्मूले का टाइप। सेकेंड फार्मूला, ए रेस्ट पावर x, ए कांस्टेंट टर्म है। ए के जगह पर आप कुछ भी लिखें, लेकिन कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। फार्मूला क्या बताया गया? ए रेस्ट पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाई लॉग ए। जैसे अगर मैं कहता हूं 3 रेस्ट पावर x dx, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो 3 रेस्ट पावर x डिवाइडेड बाई लॉग 3 प्लस सी। 3 के जगह पर कुछ भी आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ है ई रेस्ट पावर एक्स। ई रेस्ट पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों ई रेस्ट पावर एक्स ही होता है। नेक्स्ट, 1/x dx इक्वल टू लॉग एक्स। देखना ध्यान से, 1/x इक्वल टू लॉग एक्स। यहां समझने वाली बात यह है कि जो यहां x के जगह पर लिखा जाएगा वही लॉग के साथ आ जाएगा, जो x के जगह पर होगा वही लॉग के साथ आएगा। लेकिन एक कंडीशन है, इस फार्मूले में x के जगह पर ये लीनियर ही होना चाहिए। x के जगह पर क्या होना चाहिए? ये लीनियर ही होना चाहिए, तभी वह लॉग के साथ आ जाए। अगर लीनियर नहीं है तो ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना। x क्या होना चाहिए? x इज ए, यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, x इज ए लीनियर फॉर्म। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे वही लिख दिया जाएगा। अगर वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा तो जेड लिख दिया। नेक्स्ट, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। जरा देखें ध्यान, लर्न करने का ट्रिक यह है कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के फार्मूलेज हैं वह आंसर जो सी से बनता है वह माइनस साइन के साथ हो। कॉस एक्स सी से बनता है तो यह माइनस साइन के साथ है। और देखो, कॉट एक्स सी के साथ बनता है माइनस है, कॉस एक्स सी के साथ बनता है माइनस है। जिसका इंटीग्रेशन, मीनिंग जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन सी से ही स्टार्ट हो रहा हो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, वह माइनस साइन के साथ होगा। और देखो, ये देखो, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स,
माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कहीं भी माइनस कॉसेक इनवर्स, ये ध्यान रखें, लर्न करने का ट्रिक है। आगे देखें, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। लर्न करना, जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन, बहुत ही इजी वे, डिफरेंशिएशन से मैच कर। tan x का sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan, sec x का होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x। तो इस तरह से करेंगे तो समझना आसान हो जाएगा, जब प्रैक्टिस में हो जाएंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, cosec x cot x इक्वल टू माइनस cosec x। देखें, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप एक काम करें, फार्मूला वही रहेगा, ये दोनों देखें एक ही है। इसको आप चाहें तो साइन इनवर्स एक्स लिखें या माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखें, बात एक ही है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो LHS एक ही है। सिमिलरली दूसरा देखो इनवर्स फॉर्म, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक ही हैं। इसके जगह पर आप tan इनवर्स एक्स लिखो या माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखो, बात एक ही है। और सेक और कॉसेक के लिए भी यही है, ये दोनों फॉर्मूलेज एक ही हैं। आंसर आप सेक इनवर्स एक्स लिखें या कॉसेक इनवर्स एक्स लिखें। ये जो सभी फॉर्मूलेज बताए गए हैं, इन सभी फॉर्मूलेज में जो x होगा उसी के अकॉर्डिंगली ये फार्मूला बन जाए। ध्यान से समझना, एक वर्ड जो मैं बताने जा रहा हूं इसी पर पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आप चेक कर लें कि उस क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, और उस फार्मूले का x क्या क्वेश्चन के x के इक्वल है। क्या फार्मूले का x क्वेश्चन के x के इक्वल है। जैसे मैं यहां बात करता हूं, मान लो 1 बाय एक्स की, जरा ध्यान से समझना। 1 बाय एक्स हमसे यह कहा गया इंटीग्रेट करने के लिए, हम फार्मूला इसमें लगाना चाहते हैं। ये देखना, जिससे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यह फार्मूला मैं लगाना चाहता हूं। अब मैंने यह देखा कि जो क्वेश्चन हम करना चाहते हैं उसका x क्या क्वेश्चन के x के इक्वल है। अगर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट आप लिख लो log x प्लस सी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन हमें दिया जाता है x प्लस 1, तो उस केस में अब देखिए हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फार्मूला तो इसमें हम यही लगाने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन का x फार्मूले के x के इक्वल नहीं है। फार्मूले में x होना चाहिए और हमारे पास x प्लस 1। तो ऐसे किसी केस में क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में केवल x मिले फार्मूले का, ये जरूरी तो नहीं। तो अब आप log x प्लस 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई जो x के जगह पर क्वेश्चन में होगा उसका डिफरेंशिएशन भी आप यूज करेंगे, x प्लस 1 प्लस सी लिख देंगे। अब यह हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का x क्या फार्मूले के x के इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो आप डिवाइडेड बाई आप लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो आंसर तो वही आ जाएगा, आंसर तो वही आ जाएगा। लेकिन मान लो क्वेश्चन में दिया जाता 2x प्लस 1, अब क्या करते, अब चेक करो पहले इससे रिलेटेड फार्मूला कौन सा है जो हम लगाना चाहते हैं। ये वाला फार्मूला है, फार्मूले में x होना चाहिए और हमारे पास क्या है 2x प्लस 1। तो अब पहले तो आप log लिख ही दो, ये तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, डिवाइडेड बाई आप क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ जो x के जगह पर है पूरा कंप्लीट वैल्यू प्लस सी। अब लगाएंगे, अब 2x प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 2, तो फाइनल आंसर आपका बनेगा log 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यह हमें ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं उसमें तो x ही है। क्या हमारे पास क्वेश्चन में भी x ही है? अगर x ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो पहला डायरेक्ट हम भी लगा देंगे। लेकिन अगर x के जगह पर कुछ और होगा तो हमें मेंशन करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, एक और एग्जांपल से चेक करें, e रेस्ट पावर x, फार्मूला क्या है इसका, ये रहा e रेस्ट पावर x। क्वेश्चन का x, फार्मूले का x एक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देंगे।
लेकिन मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, अब हम इसमें लगाना तो चाहते हैं e⁻x वाला फार्मूला, लेकिन x के जगह पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2x है। तो अब लिखेंगे तो यही जो फार्मूला वही लिखा जाएगा, लेकिन डिवाइडेड बाई हमें मेंशन करना ही पड़ेगा, कौन, जो x के जगह पर है, x के जगह पर 2x प्लस है प्लस c। अब 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2x का डिफरेंशिएशन तो जानते ही होंगे ना, तो e⁻2x बाई 2 प्लस c। ये ना केवल एक फार्मूले में है, जितने फार्मूलेज बनाए गए हैं सबके लिए काम करेगा ये स्टेटमेंट। यही एक की पॉइंट कह सकते हैं है इंटीग्रेशन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मान लो किसी क्वेश्चन में हमने कह दिया e⁻x²। अब फार्मूला तो हम e⁻x वाला ही लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारे पास 12x ही है, नहीं भाई, x नहीं, x के जगह पर x² है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले ये लिख लो, डिवाइडेड बाई d/dx ऑफ x² कर लो प्लस c। अब x² का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 2x होता है, तो e⁻x² बाई 2x प्लस c हो गया। इस तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन में एक और मैंने दे दिया e⁻2y, एक और कंफ्यूजन था आपकी दूर कर दूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे ये भी अब x के जगह पर 2y। अरे भाई पहले ये तो देख लो कि क्वेश्चन में हमारे पास x वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि dx है, लेकिन हमारे पास क्या जो क्वेश्चन दिया गया उसमें x कहीं है, नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म ही तो हुआ। अब ये जब कांस्टेंट टर्म हुआ तो इसे बाहर तो करो, पहले बचेगा 1, तो e का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो आप ये लिख दो ना प्लस c, हो गया आंसर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फार्मूले में जो x यूज हुआ है उसके जगह पर क्वेश्चन में x ही है या कुछ और है। अगर कुछ और होगा तो मेंशन करना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन यूज करते थे, x के जगह पर कुछ और होता था तो मल्टीप्लिकेशन यूज। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर हो जाए, समझना आसान हो जाए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, टू साइन 4x प्लस 3e⁻⁻x माइनस 4/2x प्लस 1 माइनस 3e⁻x dx। सब कुछ ले लिया जाए प्लस y dx। पहला स्टेप, सभी को सेपरेट करो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन के साथ है। पहला स्टेप, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन साइन के साथ है उन्हें सेपरेट करो। तो यहां हमने लिखा 2 sin 4x dx प्लस 3e⁻⁻x dx माइनस 4/2x प्लस 1 dx माइनस 3e⁻x dx प्लस y dx। पहला स्टेप है ये सभी को सेपरेट। दूसरा स्टेप, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसी थ्योरम को भी नहीं, इसी मेथड को नहीं। दूसरा स्टेप, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो या डिवीजन फॉर्म में, उसे बाहर करो। कांस्टेंट टर्म अगर फंक्शंस के साथ है तो उसे बाहर करो। इस पहले फंक्शन के साथ है कांस्टेंट टर्म, क्या है, 2 है, तो 2 को बाहर करो, sin 4x dx प्लस इसमें भी 3 कांस्टेंट टर्म है, इसे भी बाहर कर दो। यहां भी 4 कांस्टेंट टर्म है, इसे भी बाहर कर दो। दूसरा स्टेप क्या है, अगर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये एज इट इज लिख दो। इसमें y कंप्लीट कांस्टेंट टर्म ही है, इसे बाहर कर देंगे। दूसरा स्टेप यह है। तीसरा स्टेप, फार्मूला लगा दो, ये देखते हुए कि क्या x के जगह पर x ही है क्वेश्चन में या कुछ और है। अगर कुछ और होगा तो डिवाइडेड बाई लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। देखो, पहला 2 sin 4x होना चाहिए था sin x, होना चाहिए था sin x, तो होता cos x, लेकिन x के जगह पर क्या आ गया, 4x। तो हम पहले तो लिख लेते हैं, क्या, माइनस को बाहर किया, cos 4x डिवाइडेड बाई d/dx ऑफ 4x, क्योंकि x होना चाहिए था, उसके जगह पर 4x है।
चलो ठीक है भाई, प्लस 3 ई रेस्ट पावर माइनस डी एक्स। अब होना तो चाहिए ई रेस्ट पावर एक्स, क्या है माइनस एक्स। तो अब पहले तो हम इसको इंटीग्रेट करके लिख लें, उसके बाद डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक बात है। -4, ये देखो इसका फॉर्मूला है log x वाला, लेकिन x के जगह पर 2x+1 आ गया, तो log 2x+1 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 2x+1 लिखते, -3 रेस्ट पावर x, इसमें x के जगह पर x ही है, कोई टेंशन नहीं, तो 3 रेस्ट पावर x डिवाइडेड बाई log 3, इसमें डिवाइडेड बाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों, x जो होना चाहिए था वही है, और प्लस y1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होता है, प्लस ही हो गया। 3 स्टेप्स, पहला स्टेप क्या था, सेपरेट करना, दूसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म अगर कोई हो तो उसे बाहर करो, तीसरा स्टेप फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला लगाते समय चेक कर लें, तो -2 cos, अब 4x का डिफरेंशिएशन तो 4 ही आएगा ना, तो -2/4 cos 4x प्लस, अब ये देखो -x का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, तो माइनस आप आगे ही लगा दो, -3 रेस्ट पावर -x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है 2x+1 का, तो 4/2 log 2x+1 माइनस 3 रेस्ट पावर x log 3 प्लस xy प्लस c, 2 से 4 कैंसिल कर दो, तो यहां 2 से ये कैंसिल कर दो, यही आंसर। जो भी क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिए जाएं, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है, 3 स्टेप्स, पहला स्टेप सेपरेट करना, दूसरा कांस्टेंट टर्म अगर कोई हो तो बाहर करना, तीसरा स्टेप फार्मूला लगा दे। फार्मूला लगाते समय ये जरूर चेक कर लेंगे कि इसमें क्या है वैल्यू, वेरिएबल के जगह पर कुछ और है या डायरेक्ट है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। मान लें आपको दिया गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos 3x माइनस x रेस्ट पावर -3 प्लस 4/2y + 1 माइनस e रेस्ट पावर 4x। पहला स्टेप क्या है, सेपरेट करना, सेपरेट कर लेते हैं, cos 3x dx माइनस x रेस्ट पावर -3 dx प्लस 4/2y + 1 dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर 4x dx। दूसरा स्टेप कांस्टेंट टर्म अगर कोई हो तो उसे बाहर करें, ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पार्ट में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, एज इट इज लिख देंगे, माइनस दूसरे में भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये भी एज इट इज, प्लस तीसरे में कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें कहीं भी x नहीं है, तो आप डायरेक्ट सबको बाहर करके और यहां लिख दोगे 1 dx, माइनस लास्ट पार्ट में भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसे लिख दो। कांस्टेंट टर्म की मीनिंग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में या डिवीजन फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप फार्मूला लगाओ, थर्ड स्टेप, लेकिन ये देखते हुए कि x के जगह पर x ही है या कुछ और है। पहले पार्ट में तो भाई x के जगह पर 3x है, तो ठीक है, हम पहले तो लिख लेंगे साइन 3x और डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस x रेस्ट पावर -3, x के जगह पर x ही है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, x रेस्ट पावर -3 + 1 बाई -3 + 1, ठीक, प्लस 4/2y + 1, तो ये तो बाहर ही हो गया, इंटू 1 का हो गया x माइनस e रेस्ट पावर 4x है, e रेस्ट पावर x, लेकिन यहां क्या है 4x, तो इसकी मीनिंग कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफर है, तो e रेस्ट पावर 4x एज इट इज डिवाइडेड बाई डी एक्स ऑफ 4x, सब कंप्लीट हो गया, प्लस ही लगा दे। अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करके लिख दें, 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो साइन 3x/3 माइनस यह कितना हो जाएगा, x रेस्ट पावर -2 बाई -2, ठीक है, प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2y + 1
माइनस 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, तो e रेस्ट पावर 4x बाई 4 प्लस c। अगले स्टेप में आप अगर चाहें तो सिंप्लीफाई करके लिख दें इस पार्ट को, हो गया आंसर। तो जितने जल्दी और इजिली ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उतने ही जल्दी और इजिली आपको आंसर मिल जाएगा। और इसे खूब अच्छी तरह से देखें, प्रॉपर्टीज, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म यूज कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये इतना समझ में आ गया, हो सकता है एक बार में क्लियर ना हो, जब आप फर्स्ट टाइम देखें 2 बार देख लें, लिख लें अपने रजिस्टर पर एक एक पॉइंट, पॉज करके वीडियो देखें, क्योंकि जितने अच्छी तरह से ये आएगा उतने अच्छी तरह से अब इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स आपके समझ में आ जाए। तो यहां आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है।